हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे +1 का चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ो, अब आपका प्लेटफॉर्म जो है वो टोटली चेंज हो गया है। फिजिकल क्लासेस अलग होती थी, अब हम ऑनलाइन क्लासेस पे आ गए हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपने एक चीज़ ध्यान पे रखनी है कि शांति से आराम से अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे जो है वो वीडियो देखनी है, प्लस लेक्चर के दौरान जो भी हम नोट्स बना रहे हैं ये साथ साथ में लिखने हैं। ठीक है, बिना नोट्स बनाए, बिना अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए आप कभी भी सब्जेक्ट का जो बेसिक है वो क्लियर नहीं कर पाओगे। प्लस फ्यूचर में रिविजन्स की प्रॉब्लम आएगी। क्या पार्ट बुक में हजारों पेज होते हैं, आप सारे नहीं पढ़ पाओगे। हम यहाँ पे आपका वो पार्ट करवाएंगे जो आपके +1 +2 के हिसाब से थ्योरी बेस से इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके बाद जब आप नीट का एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप नोट्स कंप्लीट करते हो तो ये हमारे लगभग 80-90% जो है वो सारा बेसिक कंसेप्ट्स प्लस जो नीट के फैक्ट्स वगैरह हैं वो सारे हम डिटेल में कवर करेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हमारी जो अमेज की टेस्ट सीरीज है वो हम स्टार्ट कर देंगे। डन। तो देखो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो आप, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को, सेल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल को डिफाइन कैसे किया जाता है? द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मुझे आगे आपको कुछ और पॉइंट्स बताने पड़ेंगे कि ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये आपको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो पहली बार डेफिनेशन कोई पूछे तो ये हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है सेल की। द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का जो एग्जैक्ट मतलब है वो आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। उसके बाद हमारा यहां पे अगला पॉइंट जो होता है वो होता है हिस्ट्री के बारे में, कि सेल से हमें नीट में या हमारे +1 में क्या क्या जो टॉपिक्स हैं हमारे, या क्या क्या क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो देखो जो हिस्ट्री में सबसे पहले हमें इसकी याद रखनी है डिस्कवरी के बारे में। तो फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। पहला सेल जो था वो रॉबर्ट हुक के नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किया था। यह आ गया आपका पहला पॉइंट। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने कौन सा टिश्यू लिया था स्टडी करने के लिए, जिसमें उसने सेल को स्टडी किया। तो रॉबर्ट हुक ने जो टिश्यू यूज किया था वो था कॉर्क टिश्यू। वो क्या था? कॉर्क टिश्यू। अब कॉर्क का मतलब क्या होता है? कॉर्क का मतलब होता है आउटर बार्क। कॉर्क का क्या मतलब होता है? आउटर बार्क। तो जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसके जो आउटर बार्क होती है, मतलब तन्ने का जो बाहर का पार्ट होता है, उसको हम कॉर्क कहते हैं। अब ये किस प्लांट का था या किस ट्री का था? ये था एक्चुअली ओक ट्री का। ओक ट्री का जो है आउटर बार्क रॉबर्ट हुक ने लिया था, जिसको उसने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करके पहले सेल की डिस्कवरी की थी। इतना समझ आ गया? अब यहां पे एक क्वेश्चन और नीट में इसी से रिलेटेड, देखो इसी एक पॉइंट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन सा टिश्यू लिया था? कॉर्क टिश्यू लिया था। किस प्लांट का लिया था? किस ट्री का लिया था? ओक ट्री का लिया था। और ओक ट्री का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? वो है क्वेरकस। क्वेरकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ओक ट्री विच वॉज यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक, जो रॉबर्ट हुक ने यूज किया था अपनी स्टडी के दौरान, जहां उसने पहले सेल की डिस्कवरी की। यहां पे एक चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये जो आउटर बार्क होता है, ये जो आउटर बार्क होता है ये एक्चुअली डेड टिश्यू होता है। इट इज अ डेड टिश्यू।
मतलब जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो एक्चुअली एक डेड सेल था। ठीक है, अभी आपको मैं इसका थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू भी दिखाऊंगा हमारे प्रोजेक्टर में कि उसको क्या दिखा था, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन याद क्या रखना है कि आउटर बार्क जो है या जो कॉर्क टिश्यू होता है वो डेड टिश्यू होता है। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था एक्चुअली वो एक डेड सेल था, और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है उसने अपनी एक पब्लिशमेंट थी, उसकी अपनी एक जर्नल थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में उसने ये सारा का सारा जो है पब्लिश किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि कौन सी बुक थी। माइक्रोग्राफिया वाज द पब्लिशमेंट इन विच ही डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, ये आ गया आपको समझ। अब किसी ने, रॉबर्ट हुक ने जो डेड सेल था वो डिस्कवर किया था। देखो यहां पे एक चीज और मैं आपको समझा दूंगा पहले ही, फिर आपको मैं इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊंगा। ठीक है, एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या था वो हम देखेंगे, लेकिन बोर्ड पे हम उसको कैसे दिखाते हैं। जब रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसको क्या दिखा, उसको कुछ ऐसे एम्प्टी कंपार्टमेंट्स दिखे। ठीक है, ये क्या बना रहा हूं मैं, जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर उस कॉर्क टिश्यू को देखा तो उसको कुछ ऐसी अपीयरेंस दिखी। ठीक है, ये जो है ये उसको लगा कि ये एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं। उसको क्या लगा, ये एम्प्टी कंपार्टमेंट्स मतलब खाली जगहें, और उनकी लैंग्वेज में एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता है, सेलुले। और यहीं से जो है टर्म सेल वॉज गिवन, यहीं से टर्म सेल की जो है वो टर्म सेल जो है वो दिया गया। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। और तो ये जो उसको माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस दिखी थी, ये जो हमने आउटर बाउंड्री बनाई है, ये है क्या, एक्चुअली ये प्लांट की सेल वॉल है। देखो जो लिविंग पार्ट था अंदर का, न्यूक्लियस प्लस प्रोटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस वाला पार्ट था वो सारा डेड हो गया है। तो जो बाहर का बचा था वो सिर्फ सेल वॉल बची थी, ये उसको उसमें दिखा था। यहां तक कंप्लीट हो गया आपका। अब हमने इतनी बात की कि फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, तो हमें यहां पे एक और बात करनी पड़ेगी कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो एक्चुअली डेड सेल था। तो पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, ये अगला पॉइंट यहां पे हमारा उसी से रिलेटेड बन जाता है। तो याद रखना, फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था। कोई पूछे कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था। यहां पे अब आपको मैं एक प्रोजेक्टर व्यू दिखा देता हूं कि जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर उस कॉर्क टिश्यू को देखा था तो उसको कैसी अपीयरेंस दिखी थी। रॉबर्ट हुक ने ये जो है प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो है वो यूज की थी, जो उसने कॉर्क टिश्यू स्टडी करने के लिए यूज किया था। और ये जो है ये अपीयरेंस है जो रॉबर्ट हुक को दिखी। ठीक है, देखो ये जो आपको इसमें सही दिख रहा होगा नहीं दिख रहा, लेकिन ये वही जो एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हमने बनाए थे, बस यही अपीयरेंस उसको दिखी थी जो मैंने आपको अभी समझाया है ना। और ये एम्प्टी कंपार्टमेंट्स की ये आउटर वॉल क्या है, ये सेल वॉल है, याद रखना। देखो काफी स्टूडेंट्स को ये भी यहां पे सवाल पूछा जाता है कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सेल वॉल किसने डिस्कवर की थी। ऑब्वियसली रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, उसी को सेल वॉल जो है दिखी थी,
है ना, जो हमने बोला अभी कि माइक्रोस्कोपिक व्यू जो था कॉर्क टिश्यू का वो रॉबर्ट हुक ने देखा। रॉबर्ट हुक को जो है वो आउटर ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखे, और ये जो आउटर कंपार्टमेंट्स है यही तो सेल वॉल है। तो सेल वॉल की डिस्कवरी भी किसको जाती है? रॉबर्ट हुक को ही जाती है। इसमें कोई मतलब कंफ्यूजन करने वाली बात नहीं है। और ये है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, जिसने पहला लिविंग सेल जो है डिस्कवर किया था। पहला लिविंग सेल जो है किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। इसने बैक्टीरिया, आरबीसी, स्पर्मेटोजुआ ऐसे सेल्स पे स्टडी की थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद सेल की जो डिस्कवरी है, डेड सेल किसने डिस्कवर किया और जो फर्स्ट लिविंग सेल था वो किसने डिस्कवर किया, वो हमने बात कर ली। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और क्या टिश्यू यूज किया था उसने? रूट्स ऑफ ऑर्किड्स, ये टिश्यू उसने यूज किया था जिसमें उसने फर्स्ट न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ठीक स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद हमारा जो अगला पॉइंट यहां पे पढ़ना है वो है सेल थ्योरी। देखो सेल थ्योरी क्या है? दो साइंटिस्ट थे, शिल्डन एंड श्वान। शिल्डन एंड श्वान। एक जो था ये बॉटनिस्ट था, मतलब प्लांट्स की स्टडी करता था, और ये जो है ये जोलॉजिस्ट था, मतलब एनिमल्स की स्टडी करता था। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके कुछ हमें सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी, कुछ हमें पॉइंट्स दिए, उन्हीं पॉइंट्स को हम मिला के सेल थ्योरी के नाम से आज जानते हैं। तो शिल्डन एंड श्वान ने जो सेल थ्योरी दी उसमें क्या पॉइंट्स थे? पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से ही बने हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठाओ, वो उसकी जो कंपोजिशन है वो किस चीज से बना होगा? वो सेल से ही बना होगा। ये पहला पॉइंट था सेल थ्योरी का। दूसरा पॉइंट, ऑल फंक्शंस performed by cell are actually performed by cell itself। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन हो रही है, मतलब जो भी हमारे लिविंग सिस्टम में फंक्शंस हो रहे हैं वो एक्चुअली सेल कर रहा है। सेल मिलके जो है, देखो मैं यहां पे आपको समझाता हूं, सेल जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? आपको पता है टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन, ऑर्गन मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। यहां हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल, है ना। देखो सेल मिलके टिश्यू बने, डिफरेंट टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ये टिश्यू मिलके क्या करेंगे? ऑर्गन बनाएंगे। जैसे स्टमक बना, पेनक्रियाज बना, स्मॉल इंटेस्टाइन बनी, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम, है ना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, फिर एक अलग हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम बन जाएगा। तो हमारी बॉडी में ये जो सारे सिस्टम्स बनेंगे फाइनली क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब मुझे ये बात बताओ, एक इंडिविजुअल में अगर डाइजेशन हो रही है तो वो कौन कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है? सेल से। मतलब जो भी फंक्शन एक इंडिविजुअल कर रहा है वो एक्चुअली कौन कर रहा है? वो सेल कर रहा है। यही मतलब है ऑल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म, all functions performed by an organism are actually performed by cell itself। ठीक है, समझ आ गया? देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में सेल की डेफिनेशन बनाई थी, इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल यूनिट देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, मतलब सेल क्या हुआ? स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ। All functions performed by an organism are actually performed by cell itself। मतलब सेल क्या हुआ? फंक्शनल यूनिट हुआ, है ना? तो देखो इन्हीं दो पॉइंट्स को मिला के जो है हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनी है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये थी हमारी सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के बाद यहां पे एक चीज याद रखना कि सेल थ्योरी में एक एक्सेप्शन है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जिसको सेल थ्योरी जो है डिफाइन नहीं कर पाती, तो सेल थ्योरी के नीचे आप लिखना एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज वायरस। तो वायरस जो है वो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी पे। तो सेल थ्योरी जो है वो वायरसेस के जो फंक्शन है या इन ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन नहीं कर पाती। डन। अब सेल थ्योरी के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मॉडर्न सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मॉडर्न सेल थ्योरी। देखो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या था? जो सेल थ्योरी थी उसी में थोड़ी मॉडिफिकेशंस आई, कुछ पॉइंट्स ऐड हुए और नाम पड़ गया मॉडर्न सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में, मॉडर्न सेल थ्योरी में जो पहला पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, वो सेम है। दूसरा पॉइंट जो है ऑल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय सेल इटसेल्फ, ये भी सेम है। तीसरा एक पॉइंट जो है मॉडर्न सेल थ्योरी में ऐड हुआ है, वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले ये बताओ मुझे, मॉडर्न सेल थ्योरी अगर पूछी जाए कि किसने दी है, तो पहली बात शिल्डन और श्वान का नाम आएगा? आएगा। क्यों? पहला दूसरा पॉइंट शिल्डन एंड श्वान का ही इसमें लिया गया है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शिल्डन, श्वान। और जो तीसरा पॉइंट है वो एक और साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ विर्चो। शिल्डन, श्वान एंड रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने तीसरा पॉइंट क्या दिया? ओमनी सेलुले ई सेलुले। ये स्टेटमेंट जो थी ये किसकी थी? ओमनी सेलुले ई सेलुले स्टेटमेंट किसकी थी? ये रुडोल्फ विर्चो की स्टेटमेंट थी। अब इसका मतलब क्या होता है? ओमनी सेलुले ई सेलुले का मतलब होता है ऑल एग्जिस्टिंग cells arise from pre-existing cells। दुनिया में आज के टाइम जो भी सेल है वो कहां से अराइज हो रहा है? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रहा है। मतलब आज के टाइम पे ऐसा कोई भी सेल नहीं है जो स्पॉन्टेनियसली किसी नॉन लिविंग थिंग से अराइज हो जाए। नहीं, जो ऑलरेडी सेल हैं वही रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, माइटोसिस करेंगे, मियोसिस करेंगे, बाइनरी फिशन करेंगे, किसी भी टाइप की सेल डिवीजन करेंगे और नया सेल बनाएंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं मिलके कहलाते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। यहां पे एक दो पॉइंट्स जो है और याद रखने हैं आपने। फैक्ट बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल,
स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये हमारे किंगडम मोनिरा का ऑर्गेनिज्म है। दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको क्लासिफाई किया है 5 किंगडम्स में। ठीक है, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमलिया। ठीक है, ये कैसे बनी, इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप क्या याद रखोगे, जो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, ये किंगडम मोनिरा का ऑर्गेनिज्म है। पहली बात, इसका एक और नाम है, ऑल्सो कॉल्ड PPLO। माइकोप्लाज्मा का ही नाम है दूसरा PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO, और PPLO जो है वो माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम है। इसको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम क्यों? क्योंकि दीज आर प्लियोमॉर्फिक। देखो टर्म्स याद करनी है। बायोलॉजी जो है एक बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन आपको हर टर्म का मतलब समझ आना चाहिए। उसको आपने बेसिक से स्टार्ट करना है, आराम से हो जाएगा। तो इसको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्यों? ये देखो प्लांट किंगडम का ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट जो है कुछ लोगों ने नाम दे दिया और ये नाम फेमस हो गया। प्लांट किंगडम का ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये किंगडम मोनिरा का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन होता है ना ट्रेंड के दौरान कुछ लोगों ने कहा और वो नाम जो है इसका फेमस हो गया, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लियोमॉर्फिक है, प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है ये मल्टीपल शेप जो है एक्वायर कर सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। और याद रखना, देखो जो नॉर्मल किंगडम मोनिरा का ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेस्ट एग्जांपल किंगडम मोनिरा के ऑर्गेनिजम्स की है बैक्टीरिया। अगर पूछे कि किंगडम मोनिरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो पहला ही नाम होता है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। ये देखो ये सारे आपके नीड बेस्ड फैक्ट्स हैं। जब आप आहिस्ता आहिस्ता आप चैप्टर पढ़ोगे, बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ोगे, हमारे मोनिरा किंगडम के बारे में पढ़ोगे, फंजाई पढ़ोगे, प्रोटिस्टा पढ़ोगे, देखो ये सारी चीजें आपको विद टाइम ना ऐसे टिप्स पे हो जाएगी। बस अभी क्या है, जो जो पढ़ते हो उसको लिखते जाओ, याद करते जाओ। कुछ चीजें अगर नहीं, जैसे ये आ रही कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्या है, अभी मैं इसका मतलब नहीं समझा रहा आपको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, सारी चीजें हम एक जगह नहीं समझा सकते। प्लूरो न्यूमोनिया होता है कि हमारी जो लंग्स है उसके ऊपर एक प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, निमोनिया जैसे सिम्टम्स आते हैं अगर ये ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट कर दे, इसलिए नाम पड़ गया PPLO। ठीक है, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इनबिल्ट होगी, एकदम से नहीं होती। डन। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है, इसका जो साइज है वो है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर, ये याद रखना है। डन, इतना समझ हो गया। तो जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम इसको कहा जाता है क्योंकि ये प्लियोमॉर्फिक होता है। और याद रखना ये जो है बैक्टीरिया से बड़ा होता है, इट इज लार्जर देन बैक्टीरिया बट सॉरी it is larger than virus but smaller than bacteria। डन। और क्या याद रखना है हमें इसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। ये कुछ देखो नॉर्मली मैं यहां पे बात खत्म कर सकता था कि माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल है, लेकिन मैंने इतने सारे पॉइंट्स और इसके बारे में क्यों बताए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जो सारे पॉइंट्स हैं मैंने एक ही जगह आपको लिखा दिए। ठीक है, इसके बाद एक हमें बैक्टीरिया के साइज के बारे में पता होना चाहिए। जो बैक्टीरिया का साइज होता है नॉर्मली 3 to 5 माइक्रोमीटर जो है वो वेरी करता है। एक याद रखना, लार्जेस्ट सेल कौन सा माना जाता है? लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग को माना जाता है। लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच एग को माना जाता है। और इसके नीचे लिखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप अपने नोट्स में नीचे लिखना,
लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से होते हैं? जो लंबाई में बड़े होते हैं, जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। हमारे ब्रेन टिश्यू के नर्वस सिस्टम के सेल्स को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। ये जो होते हैं ये लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट बेस्ड पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब जो अगला टॉपिक वो हमारा होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, जिसमें आपको मैं डिटेल में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।